सारी रात बेड क्राउन से टेक लगाए वो कब सो गई उसे खबर ही ना हुई। सुबह की तेज धूप ने खिड़की से उसके कमरे में आकर हर तरफ उजाला कर डाला। मुंदी मुंदी आंखों और भारी होते सर के साथ वो अभी उठकर मुंह धोने का इरादा रखती थी, लेकिन उस वक्त धड़ाक से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मौजूद हस्ती को देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। दानीन आंटी। लबों से अभी उसका नाम पूरी तरह अदा नहीं हुआ था कि वो चील की तरह उस पर झपट पड़ी। दोनों हाथों से उसकी गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि एक पल के लिए उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। बदजात लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मुझसे मेरा बेटा छीना, मैं तुझसे तेरी सांसें छीन लूंगी। दानीन पर गुस्से के साथ साथ गर्दन पर हाथों की गिरफ्त भी उनकी बढ़ती जा रही थी। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे। रुकते सांस के साथ बमुश्किल वो इतना ही बस बोल पाई थी, मगर दानीन का उसकी जान लेने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। छोड़ो मेरी बेटी को। इससे पहले कि वफा का सांस पूरी तरह बंद हो जाता, मरियम ने दानीन को कंधों से पकड़कर पीछे धकेला। यकदम वफा की जान में भी जान आई। गहरे गहरे सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की वो कोशिश करने लगी। कुछ तवक्कुफ के बाद हरासा नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा, जो पल में उसकी ढाल बन गई थी। खबरदार दानीन, जो अब तुमने मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा। वफा की हालत देखकर मरियम को भी तैश आ गया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला और अब मेरे सामने एक दूसरे को बचाते फिर रहे हो। दानीन ने अपने गुस्से की लपेट में उन्हें भी ले लिया। दानीन रॉयज़ादा, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सारे लिहाज भूलकर पुलिस को बुलवा लूँगी। मरियम की धमकी पर वो तंजिया हंसी। पुलिस तो अब तुम्हारे घर आएगी। बहुत जी ली सुकून की ज़िंदगी। दानीन रॉयज़ादा के बेटे को मारकर तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि सुकून का एक पल भी तुम दोनों को मयस्सर होगा। दानीन की धमकी पर वफा को हैरत ना हुई। उसे अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होगा, मगर इतना जल्दी इस बात का शायद उसने तसव्वुर भी ना किया था। 3 दिन बाद कोर्ट में पेशी है। अपनी इस मनहूस बेटी से बोलना कि बिना अपना और हमारा वक्त ज़ाया किए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना अगर हमने अपने तरीके से कबूल करवाया ना तो तरीका तुम दोनों को पसंद नहीं आएगा। दानीन की दी गई मायने खेज धमकी पर वो दोनों ही जी जान से कांप गई। वो एक बार फिर उन सब की तरफ तंजिया मुस्कुराहट उछाल कर वहाँ से चली गई। तुम ठीक हो? उसके जाते ही मरियम वफा की तरफ मुतवज्जो हुई। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। कल के मुकाबिल उसका अंदाज नॉर्मल था। तुम्हें इस पागल औरत की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील हायर करती हूँ। बस तुम चुप रहना। तुम देख लेना, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। मरियम के अंदाज में बेचैनी और अपने लिए फिक्र देखकर उसे खुशी हुई। अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं माँ, उनसे कोई गलती से भी टकरा नहीं सकता और इस बार वो खुद हक पर है। मैंने सच में उनके बेटे का कत्ल किया है और दानीन रॉयज़ादा बोले या ना बोले, मैं अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लूँगी। इस रास्ते पर चलने से पहले मैं अपना अंजाम जानती थी। वो थके थके अंदाज में बेड पर ढह सी गई। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मायूसी कुफ्र है और वैसे भी तुमने किसी शरीफ अच्छे इंसान को नहीं बल्कि एक दरिंदे का खात्मा किया है, जिसे वैसे भी मर जाना चाहिए। अगर तुमने उसे मारा तो एक तरह से कानून की मदद ही की। अगर कानून को उसके इतने कत्ल और ज़्यादतियों का इल्म हो जाता तो वो ज़रूर उसे सज़ाए मौत ही सुनाती। मुझे यकीन है कानून हमारे साथ ज़रूर इंसाफ करेगा। नहीं माँ, कानून अंधा होता है। वो ये नहीं देखेगा कि मैं कैसे उस इंसान को मार के आई हूँ, वो बस ये देखेगा कि मैंने कत्ल किया है। और वैसे भी जिस कानून से कल हमें इंसाफ नहीं मिला, वो कानून आज क्या हमारा साथ देगा और क्या हमसे इंसाफ करेगा। कानून अमीरों की जेबों में रहता है और रॉयज़ादा की पावर से आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। वो खुद भी इस तल्ख हकीकत से वाकिफ़ थी, फिर भी खुद को और उसे तसल्ली देने के लिए वो अपने दिल को एक कमज़ोर सी उम्मीद की डोर थमाए बैठी थी। मगर आज अपनी ही बेटी के मुंह से इस कदर कड़वी हकीकत सुनकर उन्हें लगा कि वाकई में उनकी नफ़रत ने वफ़ा को उम्र से ज़्यादा बड़ा कर दिया है। 3 दिन बाद आज वो दोनों अदालत जाने के लिए तैयार थी। मरियम का दिल बार बार डूब कर उभर रहा था। न जाने अदालत क्या फ़ैसला सुनाएगी। ड्राइंग रूम में जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर काटते हुए वो बेचैनी से वफ़ा का इंतज़ार कर रही थी। दिल बारहा वक्त यहीं थम जाने की दुआ कर रहा था, मगर ऐसा मुमकिन ना था। आखिरकार वफ़ा भी तैयार होकर आ गई। शादी के बाद मरियम ने दोबारा उसकी अलमारी को स्टाइलिश ड्रेसेस से भर दिया था।
मगर आज वो वही पुराने कपड़े जेब तन कर आई थी जो वो बचपन से पहन कर आया करती थी। फीके रंग का ऑफ वाइट कलर का हद से ज्यादा खुला सूट जो उसके नाजुक से वजूद पर बेढंगे अंदाज में टिका था। वहीं न जाने कितने सालों पुरानी चादर को अपने गिर्द उसने लपेट रखा था। एक बार फिर मरियम को अपने रवैये पर जी भर के पछतावा हुआ, मगर अब गुजरा वक्त वापस नहीं लाया जा सकता था। हाशिम भी आ गया था और उसके साथ 2 लेडी कांस्टेबल भी आ गईं। हाशिम ने भी एक नज़र वफ़ा के हुलिये की तरफ देखा। उन 3 दिनों में पूरी तरह रिसर्च से वो ये बात तो जान गया था कि वफ़ा के लिए आज तक की ज़िंदगी आसान नहीं रही, फिर भी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। सच में वो लड़की बहुत बहादुर थी। वैसे तो रॉयज़ादा ख़ानदान ने कत्ल का मुकदमा लड़ने के लिए वकील आज से 3 दिन पहले ही हायर कर लिया था, मगर अल्तमश रॉयज़ादा ने वफ़ा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट सुबह आकर कटवाई थी। वजह शायद यही थी कि वो अल्तमश रॉयज़ादा की बीवी है, उसकी इज्जत है, और वो अपने घर की इज्जत को एक रात के लिए भी जेल की 4 दीवारी में नहीं देख सकता था। जहां इन 3 दिनों में रॉय ख़ानदान के वकील ने केस जीतने की पूरी तैयारी कर ली थी, वहीं हाशिम ने भी अपनी सी कोशिश कर रखी थी। लेडी कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगाना चाही, मगर हाशिम की सख्त घूरी पर उसके कदम वहीं थम गए। वफ़ा खामोश सी उनके पास आ खड़ी हुई। आंटी, आप अदालत पहुँचे, मैं इनको लेकर अदालत आता हूँ। इंशाल्लाह केस हम ही लोग जीतेंगे। हाशिम की तसल्ली पर जहाँ मरियम ने बेबसी से हाँ में सर हिलाया, वहीं वफ़ा को हैरत का शदीद झटका लगा। वो तो अल्तमश का दोस्त था और कायदे कानून के मुताबिक इस वक्त उसे रॉयज़ादा के ख़ानदान की साइड में होना चाहिए था। फिर ये उसकी माँ को तसल्लियाँ क्यों दे रहा था? अपनी माँ के गले लगकर उसका जी चाहा कि वो आज फूट फूट कर रो दे, लेकिन अगर वो आज रो पड़ी तो उसकी हौसले, उसकी हिम्मतें पस्त हो जाएंगी और शायद उसका रोना मरियम के दिल में भी क़यामत बर्पा कर दे। इसलिए बमुश्किल खुद को मजबूत जाहिर करके सर झुकाए झुकाए वो लेडी कांस्टेबल के साथ पुलिस जीप तक गई। मरियम ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश की, मगर वो एक माँ थी, चाहकर भी अपना दुख छुपा नहीं पा रही थी। एक बेटी और शोहर को हमेशा हमेशा के लिए खोने के बाद अब वफ़ा को खोने का हौसला उनके पास नहीं था। आप फिक्र ना करें आंटी, मैंने सारे इंतज़ाम कर दिए हैं। इंशाअल्लाह मेरी बहन को एक रात भी जेल में नहीं गुजारनी पड़ेगी। एक ही दिन में केस खत्म हो जाएगा और हमारी बहन आज़ाद होकर आएगी। हाशिम के एक बार फिर तसल्ली देने पर उन्होंने इस बात में सर तो हिला दिया था, मगर रॉयज़ादा की पावर के आगे उसकी ये तसल्ली बेमायनी लग रही थी। सब लोग अदालत के कमरे में मुज्तमे होकर जज साहब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अल्तमश रॉयज़ादा वकील और बाकी सारे मामलात पर ध्यान दे रहा था। आज उसके भाई के कत्ल का केस था और मकतूल उसकी बीवी। प्रेस पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह अंदर की खबर उनको मिल जाए। वैसे भी उनको रॉयज़ादा फैमिली की चटपटी खबर मिले काफ़ी अरसा हो गया था। इसी वजह से उसने सुबह जाकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि वफ़ा के लिए कोई मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि अगर अदालत की कार्रवाई के बाद वफ़ा बेकसूर साबित हो गई तब वो उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और वैसे भी वफ़ा अब भी उसकी बीवी थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी का नाम टीवी चैनल और अखबार की सुर्खियों का हिस्सा बने। बिना किसी की तरफ निगाह गलत किए वो कटहरे में खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। दानीन बार बार नफरत भरी निगाह कभी मरियम तो कभी वफ़ा पर डालती। नज़रों से ही आग बरसाते हुए वो उन दोनों को निगाहों से भस्म कर देने की ख्वाहिश रखती थी। वफ़ा के साथ सिर्फ उसकी माँ थी, जो एक तरफ खामोशी से बैठी मन ही मन में विरदे इलाही कर रही थी। दिल अदालत के उस कमरे में सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। दूसरी तरफ पूरा रॉयज़ादा ख़ानदान था, जिनमें से तकरीबन सबकी नज़रों में उसके लिए गुस्सा और नफ़रत के तासुरात भरे थे। सब कुछ सेट करके अल्तमश जैसे ही अदालत के कमरे में दाखिल हुआ, सबसे पहली नज़र काली चादर में सर झुकाए कटहरे में खड़ी वफ़ा पर गई। उजड़ी वीरान सी वही हालत जिसमें वो उसे पहली बार मिला था। अफसोस की कितनी ही लहरें उसके वजूद में सिरायत कर गईं। काश जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप मुझसे एक बार बात कर लेती, मगर शायद हमारे 2-3 दिनों के रिश्ते में एतबार नामी कोई शय ना थी। इसी वजह से शोहर होकर भी मैं अब तक गैरों की तरह हर मामले से अनजान हूँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए किया गया, हाशिम ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। उसे इंतज़ार की सूली पर लटकाकर मामले की तह तक जाने का बोलकर वो दोबारा गायब ही हो गया था। सुबह स्टेशन में ही उसकी मुलाकात उससे हो पाई थी। जज के आने का जैसे ही ऐलान हुआ, वैसे ही हर तरफ मौत की सी खामोशी छा गई।
مریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، جبکہ دانین کے چہرے کی مسکراہٹ ان کا رہا سکون بھی غارت کر گئی۔ جج کے احترام میں ساری عدالت کھڑی ہوئی اور وکیلوں نے مؤدب انداز میں جھک کر سلام کیا۔ جیسے ہی جج اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہوا، باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر جج نے 5 سے 7 منٹ کے درمیان اپنے سامنے رکھی فائل کو کھول کر اس پر نظریں جمائے رکھی۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ کچھ توقف کے بعد خاموش کمرے میں جج کی آواز گونجی تو خوف کی کئی لہریں مریم کے وجود میں بھی سرایت کر گئیں۔ دانین کا وکیل کھڑا ہوا، پیچھے مڑ کر ایک نظر دانین کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ دانین نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کوئی اشارہ کیا، جبکہ ان کے یہ اشارے بازیاں کسی اور نے نوٹ کی ہوں یا نہ کی ہوں، التمش نے بخوبی نوٹ کر لی۔ ان کے اس عمل پر اسے حیرانی بھی ہوئی، مگر یہ وقت سوال جواب کا نہیں تھا۔ جناب والی، آپ کے سامنے اس وقت جس کیس کی فائل رکھی گئی ہے، یقیناً آپ نے اس کیس کی اہم سرخیوں سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ عدالت آج آخرکار کس فیصلے کے مطالبے کی خاطر مجتمع ہوئی ہے۔ جج صاحب، یہ کیس بہت سیدھا اور صاف ہے۔ کٹہرے میں کھڑی یہ معصوم نظر آنے والی لڑکی وفا صفدر خان در حقیقت اپنے اندر گھناؤنا روپ چھپائے کھڑی ہے۔ اس نے وفا کے نام کے سامنے سے التمش کا نام ہٹا دیا تھا، اور یہ سب بھی دانین کے حکموں میں سے ایک حکم تھا، تاکہ روئے زادہ خاندان کا نام بدنام نہ ہو۔ جناب والی، معصوم سی نظر آنے والی یہ حسینہ در حقیقت ایک بد چلن لڑکی ہے۔ لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اپنی بیٹی پر لگی تہمت پر جہاں مریم صدمے میں آ گئی، وہیں التمش کا بھی خون کھول اٹھا۔ غصہ تو ہاشم کو بھی بہت آیا، مگر یہ عدالت تھی جہاں پر ہر انسان اپنے فرض اور عہدے کے باعث بے بس تھا۔ ایک نظر اپنے وکیل کی جانب دیکھ کر اس تہمت کو رد کر دینے کا اشارہ کیا، جس پر وکیل نے اسے کچھ دیر صبر رکھنے کا بول کر منہ دوبارہ جج کی طرف کر لیا۔ لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا شوق ان کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے گندے کاموں کو خیر باد نہیں کیا، بلکہ جاری رکھا۔ شادی کے تیسرے دن التمش روئے زادہ کو نیند کی گولیاں کھلا کر یہ ان کے چھوٹے بھائی کو لے کر راتوں رات روشن ولا سے فرار ہو گئی۔ پہلے تو ہادی روئے زادہ ان کی محبت میں پاگل ہو کر ان کے ساتھ چل دیے، مگر پھر ان کو احساس ہوا کہ وہ یہ سب کچھ کر کے اپنے بھائی کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے ان محترمہ سے واپس چل کر سب سے معافی مانگ کر زندگی کی نئی شروعات کرنے کا مشورہ دیا، جو کہ انہیں بالکل پسند نہ آیا۔ لڑائی ہوئی، وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے ہادی روئے زادہ کی جان ہی لے لی۔ رائی کے برابر سچ کے ساتھ پہاڑ متبادل بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے اس وکیل کا دل ایک بار بھی نہ لرزا۔ یہ شاید اس کا روزمرہ پیشہ تھا، یا رائے زادوں کی طرف سے ملی رقم نے ضمیر کی آواز ہی دبا دی تھی۔ مریم کا وجود ان الزامات پر پل پل بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ التمش نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر دانین کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ ضرور اسی کا کارنامہ تھا، ورنہ اس نے تو وکیل سے سچ بے نقاب کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آئی آبجیکٹ مائی لارڈ، میرے قابل دوست میری موکل پر بنا کسی ثبوت کے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ مریم کے وکیل نے یکدم کھڑے ہو کر بولا تو ایک پل کے لیے دانین کا وکیل گڑبڑایا، مگر پھر پورے اعتمادی سے گویا ہوا۔ مائی لارڈ، وکیل صفائی میری کارروائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ آپ کو اپنی موکل کی صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ جج صاحب کے آرڈر پر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عجب بے بسی کی کیفیت ماحول میں پھیل گئی تھی۔ مائی لارڈ، ایک بچی جب اسکول سے کالج پھر یونیورسٹی میں قدم رکھتی ہے تو اسے اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کے دوست جانتے ہیں، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نوجوان نسل میں کچھ ایسی خواہشات اور جذبات بیدار ہوتے ہیں جن کا ذکر وہ چاہ کر بھی اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسا ہی حال ان محترمہ کا بھی تھا۔ لوگ سوشل ایکٹیویٹی اور کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، مگر وفا صفدر خان کی زندگی میں کھیلنے کا سب سے بہترین آلہ دل تھا۔ عشق، پیار، محبت، یہ وہ جال تھے جن کے ذریعے یہ معصوم لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانستی تھی۔ اور جیسے کہ وکیل صفائی کو ان الزامات کے بے بنیاد ہونے پر اعتراضات ہیں، تو میں اپنی ان سب باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے گواہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کی گواہی پوری طرح سے عدالت میں یہ ثابت کر دے گی کہ وفا صفدر حیات ایک بد چلن لڑکی ہیں۔ دانین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مریم اور التمش کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔
جبکہ وفا اور ہاشم بے تاثر چہرہ لیے کھڑے تھے۔ شاید وہ دونوں اس حقیقت سے آشنا تھے، رائے زادہ فیملی کیس جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر دانین کے مقرر کردہ وکیل نے وفا کی یونیورسٹی کے ان لڑکے لڑکیوں کو بلانا شروع کیا جو وفا کو ہر روز ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آج وہ اس کے خلاف عدالت میں جھوٹی گواہی دینے بھی چلے آئے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہ سب خریدے ہوئے ہیں۔ 8 سے 10 اسٹوڈنٹ نے اس کے خلاف گواہی دی۔ ان میں سے کوئی اپنے بیان میں وفا کا کئی لڑکوں سے افیئر کا دعوے دار تھا تو کوئی ان افیئرز کا گواہ۔ کسی نے وفا کو مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا تھا تو کسی نے وفا کو کسی ہوٹل میں لڑکوں کے ساتھ غلط حالت میں مریم کے جسم سے مانو جان نکال لی گئی ہو۔ قدرت کی اس قدر ناانصافی پر وہ سکتے کی حالت میں آ گئیں۔ بھلا ان کی بیٹی ایسی کب تھی؟ وہ تو معصوم تھی، پاک دامن تھی۔ ان سب کے بیانات سن کر جج نے قلم اٹھا لیا۔ شاید وہ بھی وفا کو بد چلن سمجھتے ہوئے اب اپنا فیصلہ سنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔